हेलो स्टूडेंट, जल्दी जुड़ जाइए। आज कुछ बड़ा होने वाला है हमारी ज्योग्राफी की क्लास में। ठीक है, तो मानवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पर ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और रोज़ सुबह आपको 8 बजे मिलेगी। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आज हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है और जिसमें मैंने 4 ऑप्शन भी रख दिए। पहला क्वेश्चन है, जो स्थान चारों तरफ से जल से घिरा होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको इजीली क्वेश्चन का आंसर देना है। तो प्रायद्वीपीय पठार नहीं होगा, तटीय मैदान नहीं होंगे, गंगा के मैदान नहीं होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा द्वीप समूह। ठीक है, तो इसका सी इज द करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए फिर हम अगली स्लाइड पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। और यदि क्लास ज़बरदस्त है तो शेयर कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत का वह पड़ोसी देश जिसकी भारत से लगने वाली सीमा सबसे अधिक है। ठीक है, सबसे अधिक है, तो बताइए आप। इसमें अफगानिस्तान कभी नहीं हो सकता, तुर्कमेनिस्तान नहीं हो सकता, पाकिस्तान भी नहीं हो सकता है तो बांग्लादेश। ठीक है, चलिए बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। बांग्लादेश की जो सीमा है भारत के साथ लगने वाली, वो काफ़ी अधिक है और सबसे अधिक उसकी, ठीक है, तो लंबाई है। ओके, तो बांग्लादेश की सीमा कितनी है यहाँ पर हम देख लेते हैं। बांग्लादेश की सीमा है 4096 किलोमीटर। ठीक है, और वहीं पर अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान की सबसे छोटी सीमा है और वो है, सबसे छोटी सीमा है वो कितनी है, 106 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है, 106 किलोमीटर। और ये सबसे छोटी सीमा है, लेकिन सबसे बड़ी सीमा, सबसे लंबी सीमा है वो बांग्लादेश की, और सबसे छोटी सीमा हमारे अफ़गानिस्तान की है। ठीक है, तो प्लीज़ इस नोट्स को ज़रूर लिखिएगा और ये हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ओके, और अक्सर वही क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं या आते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पहाड़ों पर जमा बर्फ का वह भाग जो नदी का स्रोत बन जाता है, कैसे बन जाता है नदी का स्रोत, जब वो पिघल करके नीचे आ जाता है। तो इसमें पानी से भरे विशाल बादल नहीं हो सकते, हिमालय की बर्फ नहीं हो सकती है, और उपरोक्त सभी कभी नहीं हो सकते क्योंकि 2 मिस्टेक हो गए। ओके, तो सियाचिन ग्लेशियर का राइट आंसर है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, सेशन को शेयर करते चलिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है। कौन करता है अलग, 8 डिग्री चैनल नहीं करता है, 9 डिग्री भी नहीं करता, लेकिन 10 डिग्री चैनल जरूर अलग करता है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल जरूर अलग करता है। ओके, तो चलिए अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पर हम देखेंगे कि नेपाल और भारत द्वारा 1954 में सर्वे के अनुसार जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई कितनी है, बताइए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 1954 के सर्वे के अनुसार जब नेपाल में भारत ने की थी, तो ये है नहीं है, ये नहीं है, बी नहीं है, और बी और सी, सॉरी, ए और डी नहीं है। तो देखना 8,848 जो दी गई है ना माउंट एवरेस्ट की कुल लंबाई, ऊंचाई, ये 1954 के सर्वे के अनुसार दी गई है। ठीक है, कब की दी गई है, 1954 के अनुसार 1954। ओके, और 8,848.86 मीटर ये किसके अनुसार दी गई, 2020 के अनुसार। ठीक है, 2020 के अनुसार दी गई है, 2020 की सर्वे के अनुसार माना जाता है। ठीक है, इसको। ओके, और मैं आपको बता दूं इसमें किस किसने जनगणना की थी। 2020 में माउंट एवरेस्ट की जनगणना किसने की थी, तो भारत, सॉरी इसमें मिस्टेक हो गया, उसको भारत हटाइए आज। ठीक है, इंडिया वर्सेस नहीं हो सकता, इसमें नेपाल वर्सेस चाइना होगा। ठीक है, नेपाल वर्सेस चाइना। ओके, लेकिन 1954 में जो सर्वे हुई थी वो नेपाल और भारत के द्वारा हुई थी, जिसमें 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की लंबाई देखी गई थी। ओके, सॉरी, ऊंचाई। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बताइएगा। तो उत्तराखंड की बेसिकली जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो क्या है।
उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, आपको बताना है। तो इसकी देखो ग्रीष्मकालीन राजधानी मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ कि इसकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है, दो दो राजधानियाँ हैं इसकी। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे शीतकालीन राजधानी, शीतकालीन राजधानी, और एक लिखेंगे हम ग्रीष्मकालीन राजधानी। ठीक है, एक शीतकालीन राजधानी और दूसरी होगी हमारी, यहाँ पर सबसे पहले हम शीतकालीन ही लिख लेते हैं, देहरादून। ओके, तो इसकी जो शीतकालीन राजधानी है वो देहरादून है, और इसकी ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है क्या है, इसकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो कौन है, देहरादून, और ग्रीष्मकालीन है आपकी गैरसैंण। ठीक है, गैरसैंण। ठीक है, ओके, गैरसैंण। तो यहाँ तक चीज़ें समझ आई होगी, और हमारी ये MCQ की क्लास, हाँ कल से हो सकता है थ्योरी क्लास चले। ठीक है, तो ज्योग्राफी की हम थ्योरी क्लास भी चलाने वाले हैं। ओके, ताकि आपकी थॉट प्रोसेस बिल्डअप हो। अब कश्मीर में पाया जाने वाला करेबा किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। कश्मीर में पाया जाने वाला करेबा, देखो A नहीं हो सकता, A और D नहीं हो सकता, लेकिन C इसका राइट आंसर है। ठीक है, C क्यों है, क्योंकि उसमें केसर की खेती होती है। करेबा केसर की खेती के लिए जाना जाता है। ओके, चलिए अगली स्लाइड पर हमारा क्वेश्चन होगा कि कौन से हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। ऐसा कौन सा हिल स्टेशन है जिसको पहाड़ों की रानी कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं क्या कमेंट में। देखो मसूरी, मसूरी एक ऐसा हिल स्टेशन है जिसको पहाड़ों की रानी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया। ठीक है, तो मसूरी कहाँ पर पड़ता है, देहरादून में, और देहरादून किसकी राजधानी है, उत्तराखंड की। ठीक है, उत्तराखंड की मैं दो राजधानियाँ बता चुका हूँ जो कि पिछली स्लाइड में निकल गई हैं। अब आप क्लास को दोबारा देख लेना इसके बाद में। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पश्चिम बंगाल का सबसे फेमस हिल स्टेशन बताइए। पश्चिम बंगाल का जो सबसे फेमस हिल स्टेशन है वो कौन सा है, तो सुंदरबन शायद नहीं हो सकता, और इसके बाद में फरक्का बांध भी नहीं हो सकता है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी भी नहीं हो सकती है, तो इसका राइट आंसर बनेगा A, यानी कि दार्जिलिंग इसका राइट आंसर है। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम बताइए। धौलीगंगा और अलकनंदा के मिलने से कौन सा संगम बनता है, क्या बनता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंदप्रयाग, कि नंदप्रयाग किस किस के मिलने से बना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि नंदप्रयाग, नंदाकिनी और अलकनंदा दोनों के मिलने से नंदप्रयाग बना है। ओके, जब अलकनंदा और नंदाकिनी मिलते हैं तो क्या बनता है हमारा, नंदप्रयाग। ठीक है, से निर्मित है। ओके, इसके बाद में कर्णप्रयाग क्या है, पिंडार। ठीक है, पिंडार या पिंडकी। देखो कर्णप्रयाग जो है वो पिंडार, पिंडकी और अलकनंदा से मिलकर बना है। ठीक है, पिंडार, पिंडकी या अलकनंदा दोनों के मिलने से क्या बना, कर्णप्रयाग। लेकिन रुद्रप्रयाग है ये किससे, मंदाकिनी और अलकनंदा से मिलकर बना है। ठीक है, अब हमारा बचा है देवप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा से मिलकर बना है। ठीक है, अलकनंदा से मिलकर बना है। अब हमारा बचा है एक देवप्रयाग, वो किससे मिलकर बना है वो आपको बताना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर है विष्णुप्रयाग। ठीक है, तो B इज द करेक्ट आंसर। धौलीगंगा अलकनंदा से मिलकर के विष्णुप्रयाग बनता है। तो चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर हमारा बनेगा कि कोलकाता शहर किस नदी पर स्थित है, बताइए आप। कोलकाता शहर किस नदी पर स्थित है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो कोलकाता शहर किस नदी पर स्थित है आपको बताना है। तो भागीरथी हो नहीं सकता, सब कुछ नहीं हो सकती, लेकिन शीश का राइट आंसर है। ओके, भागीरथी की हम बात करें तो भागीरथी की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन कहाँ से है, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले गंगोत्री हिमानी से। कहाँ से, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले, उत्तरकाशी जिले और गंगोत्री हिमानी से है। ठीक है,
कहाँ से? गंगोत्री हिमानी से। ठीक है, कहाँ से? गंगोत्री हिमानी से। यानी कि यहाँ से निकलती है, निकली है। ठीक है, तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते, इतना आपको समझ आ गया होगा। ओके, हमारा क्वेश्चन है कि सिंध नदी का उद्गम कहाँ से है? तो सिंध नदी बताइए, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है। और ये जो चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ये भी चारों के चारों मध्य प्रदेश में आते हैं। ओके, भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी मानी जाती है, और मध्य प्रदेश की राजधानी। इसके बाद में विदिशा भी मध्य प्रदेश में, इंदौर और धार, ये सारे के सारे मध्य प्रदेश में है। ठीक है, लेकिन सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है, आपको बताना है। विदिशा, इंदौर, धार, सारे के सारे कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और आपको इसका राइट आंसर बताना है, जो कि राइट आंसर इसका होगा आपका बी। ठीक है, विदिशा। तो विदिशा से आपकी सिंध नदी निकली हुई है। ओके, अब आपको बताना है अगला क्वेश्चन कि नेपाल के मपसातुंग हिमानी से निकलने वाली वह नदी जो बिहार के छपरा में गंगा से मिलती है, बताइए। नेपाल के मपसातुंग हिमानी से निकलने वाली वह नदी जो बिहार के छपरा में गंगा में मिलती है, बताइए। तो इनमें से एक भी नहीं है, ओनली बी है। ठीक है, घाघरा। बाकी ए सी डी गलत है। घाघरा नदी जो कि नेपाल के मपसातुंग से निकलती है और बिहार में जाकर के छपरा में गंगा में मिल जाती है। और ये सोन नदी अमरकंटक के अनूपपुर से निकलती है। अमरकंटक अनूपपुर में है और अनूपपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, राइट। तो चलिए फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं, और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। कुछ क्वेश्चन और रह गए, एक दो क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको बताना कि रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी की परियोजना है, बताइए। रानी लक्ष्मीबाई बांध कौन सी नदी की परियोजना है? तो इसका राइट आंसर है बी। बाकी ए सी डी सब गलत हो गए। बेतवा। बेतवा नदी की दो परियोजनाएं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं बेतवा नदी की परियोजनाएं। ठीक है, बेतवा की परियोजनाएं क्या क्या है? तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले नंबर 1 डाल करके हम यहाँ पर लिखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई। ओके, तो बेतवा की एक परियोजना रानी लक्ष्मीबाई, और दूसरी परियोजना जो इसकी है वो कौन सी है? माता टीला बांध। ओके, माता टीला बांध। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्लीज इसका आंसर आप SW में दीजिए, या फिर मैं अभी बता देता हूँ। ओके, 200 सेमी से अधिक वर्षा होने वाले वनों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी। नम सदाबहार वन के नाम से जाना जाता है। ओके, और इनको वर्षा वनों के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनको वर्षा वनों के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। ठीक है, वर्षा वनों के नाम से जानते हैं, वर्षा वन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह जाना जाता है। ठीक है, यह जाना जाता है, वर्षा वनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्लास एंड होती है क्योंकि क्वेश्चन सारे के सारे हो गए हैं। प्लीज़ जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।